तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। हम कर रहे हैं सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर पेपर 2020 पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इन डिटेल, यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के प्रोसीजर को विस्तार से समझाइए। या फिर लिस्ट डाउन द टेस्ट आइटम्स और ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन। मतलब रिकली एंड जोन्स में कितने टेस्ट होते हैं, रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट में कितने टेस्ट होते हैं और उसमें से किसी एक का प्रोसीजर ठीक से एक्सप्लेन करने को कहा गया है। चलिए आंसर देखिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या है, देखिए एक बेंच मतलब एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जो कि 20 इंच का हो पुरुषों के लिए और 16 इंच का हो महिलाओं के लिए, उसे रखिए। एक स्टॉप वॉच रखिए। अब इसमें जिसका भी टेस्ट किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप ऊपर और नीचे करने को कहा जाता है। एक स्टेप ऊपर, फिर दूसरा ऊपर, फिर एक नीचे दूसरा नीचे, फिर एक ऊपर दूसरा ऊपर, एक नीचे दूसरा नीचे। बहुत ही बढ़िया और डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया है टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले पार्ट में। क्लास 12 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप पूरे को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ये टेस्ट 5 मिनट तक किया जाता है। एथलीट को 5 मिनट तक करने के लिए कहा जाता है। 5 मिनट यानी कि 5 इंटू 60 सेकेंड यानी कि टोटल 300 सेकेंड। और एग्जाम में यही 300 सेकेंड के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो यह है कि टाइम दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि 1.5 मिनट पे पल्स काउंट किया गया, अब आप फॉर्मूला यूज करके निकाल के बताइए। तो देखिए 5 मिनट तक एथलीट को अप एंड डाउन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कहा जाता है। फिर उसके बाद 5 मिनट पूरा होने के बाद उसके हार्ट रेट को मापा जाता है। पहला 1 मिनट के बाद 1 से 1.5 मिनट तक, मतलब जब वो रुक गया एथलीट तब 1 मिनट का गैप दिया जाएगा और उसके बाद हार्ट बीट, उसकी जो हार्ट रेट है नापा जाएगा 30 सेकंड के लिए। तो वो हो गया 1 से 1.5 मिनट एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। फिर दोबारा 1 मिनट का गैप देके, यानी कि पहले 1 मिनट पर, फिर दूसरा 2 मिनट पर 30 सेकंड के लिए, और फिर तीसरा 3 मिनट पर 30 सेकंड के लिए हार्ट रेट को मेजर किया जाता है और तीनों मेजरमेंट को लिखा जाता है। समझे? द पल्स ऑफ ऑल 3 हाफ मिनट काउंट्स आर रिकॉर्डेड एंड कंप्यूटेड द फिजिकल फिटनेस इंडेक्स। फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का था तो इतना ही बहुत है। अगर फॉर्मूला रखना है तो 100 इंटू 300, 300 मतलब 300 सेकेंड, बटे 2 इंटू सम ऑफ ऑल पल्स काउंट। ये फॉर्मूला होता है, रखिए, सॉल्व करके निकाल दीजिए। देखिए रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट, इसमें 6 टेस्ट बैटरीज होती हैं। ये सीनियर सिटीजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, चेयर स्टैंड टेस्ट, कुर्सी पर बैठो और खड़े हो जाओ, बैठो और खड़े हो जाओ, ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। फिर आर्म कर्ल टेस्ट में, यानी कि हाथों में डंबल पकड़ाते हैं, 8 पाउंड का डंबल रखते हैं, 5 से 8 पाउंड का डंबल दिया जाता है और उससे उसको 30 सेकंड के अंदर में बाइसेप्स कर्ल मारने को कहा जाता है। ये अपर बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए होता है। चेयर सिट एंड रीच, यानी कि कुर्सी पर बैठकर और नीचे अपने अंगूठे को टच करने को कहा जाता है। इससे लोअर बॉडी की, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है। मतलब दोनों, देखो लोअर बॉडी की भी पता चल रही है और अपर बॉडी की भी पता चल जाती है। खाली सिट एंड रीच है तो भी वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही होता है। कमर में स्ट्रेच आता है और पैरों में, जांघों में, हैमस्ट्रिंग में भी स्ट्रेच आता है। अगला है बैक स्क्रैच टेस्ट। इसमें दोनों हाथों को पीछे ले जाके गोमुखासन की तरह एक दूसरे हाथ को आपस में मिलाना होता है। पांचवा है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, मतलब कुर्सी पर बैठे हैं, वहां से खड़े होइए, 8 फुट दूर तक जा करके और घूम के वापस आइए। ये एजिलिटी नापने के लिए होता है। और छठा है 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी कि 6 मिनट तक आपको चलना है। वो 50 गज की दूरी का जो चौखुट रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया जाता है और उसमें चलना होता है। देखिए अभी मैं किसी डायग्राम का प्रयोग करके नहीं बता रहा आपको, क्योंकि बार बार वही डायग्राम का सेटअप सेट करना, आपको अगर विद डायग्राम चाहिए आप क्लास 12 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट को ओपन करिए, वहां पर टेस्ट एंड मेजरमेंट ओपन करके जो टेस्ट चाहिए क्लास 12 के लिए वो टेस्ट अच्छे से देखिए। वहां पर बिल्कुल क्लियरली समझाया मैंने आपको। इसमें से किसी 3 टेस्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए। 8 फुट अप एंड गो फॉर एजिलिटी टेस्ट हो जाएगा। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जा करके प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख लीजिए। अगला प्रश्न है
लीग टूर्नामेंट इज ए बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट कमेंट। मतलब लीग टूर्नामेंट टीमों में से बेस्ट टीम को जांच कर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। कैसे, इसको विस्तार से समझाइए। देखिए, आपको लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट में अंतर पता होना चाहिए। देखिए, क्यों लीग टूर्नामेंट को बेस्ट वे कहा जा रहा है? क्योंकि हर टीम को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी एफिशिएंसी दिखाने का, अपनी क्षमता दिखाने का। क्योंकि देखिए, लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। अब देखो, नॉकआउट में क्या है, नॉकआउट में तो किसी भी टीम को बस एक बार मौका मिलता है, बेहतर दिया तो दिया और कुछ गलती हो गई तो चल बाहर। लेकिन लीग में क्या है, एक बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा। जितनी टीमें हैं सभी टीमों के साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में मौके मिलते हैं टीम को या प्लेयर को, ताकि वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सके। और फिर इसी के आधार पर रैंकिंग जज की जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं और टीम की विजेता को घोषित किया जाता है। तो ये बेहतर तरीका होता है जज करने का बेस्ट टीम को। अगला क्वेश्चन कहता है कि आसन कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर कमेंट। आसन को बचाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बहुत सारी विकृतियों के बचाव के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, कमेंट करके बताइए, मतलब विस्तार तरीके से बताइए। तो देखिए, आसन के बहुत फायदे होते हैं, उनमें से कुछ फायदे आपके सामने हैं। बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रांग हो जाते हैं, हड्डी और जोड़ मजबूत हो जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़े, डायफ्राम वगैरह स्ट्रांग हो जाता है। ऑक्सीजन को लाने ले जाने की क्षमता शरीर में बढ़िया हो जाती है। उत्सर्जन तंत्र बढ़िया हो जाता है, यानी कि किडनी सही से काम करेगा, बड़ी आंत छोटी आंत सही से काम करेंगी। मांसपेशी मजबूत हो जाती हैं, और मांसपेशी के मजबूत होने का मतलब है कि पोस्चर यानी कि कोई विकार जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, इन सब विकार से बच सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, योग के जरिए तनाव मुक्त किया जा सकता है अपने आप को। मानसिक तौर पर और इमोशनल यानी कि भावनात्मक तौर पर आप अच्छे हो सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो होता ही है, मतलब आत्मीयता अच्छी होती है। प्रोवाइड रिलैक्सेशन यानी कि आपको आराम मिलेगा, मानसिक तौर पर सुकून और शांति मिलेगा। मेंटल तनाव कम होगा, कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी। तो आप किसी भी पॉइंट को लिख सकते हैं, उसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं, बहुत आसान है आपके लिए। अगला प्रश्न है, डिस्कस इन डिटेल एनी वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि किसी एक प्रकार के डिसऑर्डर के बारे में डिटेल से बताना है। तो देखिए, डिसऑर्डर कई हैं आपके सामने, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब मन लगता ही नहीं किसी एक काम में, चंचलता बहुत अधिक होती है। किसी एक काम को शुरू किया, तुरंत बोर हो गए, तुरंत जी उब गया और उस काम को बीच में ही छोड़ के दूसरा काम पकड़ लिया, उसको बीच में ही छोड़ के तीसरा काम पकड़ लिया। चुल मची रहती है हमेशा, किसी को परेशान करने की, किसी से परेशान होने की। ये ADHD है। SPD है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी यानी कि सेंस ऑर्गन्स की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होती, मतलब निश्चल सा, बेजान सा, जल्दी किसी बात का रिस्पॉन्स ना देना, अकेले बैठे रहना, शांत बिल्कुल, ऐसी बीमारी होती है। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ODD ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। OCD ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, इनमें से इनके बारे में वही बात है, सबको अगर एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनके बारे में अलग से एक्सप्लेन किया है मैंने। 2 पार्ट में डिसऑर्डर के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जा करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिसऑर्डर का सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये तो तय है कि 12वीं क्लास में डिसऑर्डर में से एक न एक आएगा ही आएगा, आपको 1 या 2 कोई भी डिसऑर्डर बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ADHD के बारे में यहाँ ठीक से लिखा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव होता है, इनअटेंटिवनेस होता है, मतलब कहीं मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती है, बिल्कुल चंचलता होती है शरीर में, बहुत बात करने वाला, दिन में बैठ के ख्वाब लेने लगेगा, केयरलेस मिस्टेक करेगा, छोटी छोटी गलतियां करेगा व्यक्ति। तो ये सब ADHD में होता है। अगला, सजेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपन के लिए और युवावस्था के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में बताइए। तो देखिए,
फिजिकल एक्सरसाइजेस फॉर चाइल्डहुड, मतलब बचपन के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, एक्सरसाइज जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए जो बच्चे की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी कि तालमेल की योग्यता के अनुसार हो। जैसे कुछ कैच करा रहे हैं, कुछ फेंकवा रहे हैं, थ्रो करा रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत जंपिंग है, थोड़ी बहुत किकिंग है, ये सब एक्सरसाइज इस तरीके से हो कि वो बॉडी को कंट्रोल और स्ट्रेंथ प्रदान करे, नियंत्रण प्रदान करे, ताकत बना दे शरीर में। बचपन में क्या है, ऐसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हल्के फुल्के डालने चाहिए ताकि सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक जागरूकता बच्चों में आए। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का मतलब ही है कि वो समाज से जूझना सीखेगा, समाज में अपने आप को बेहतर साबित करते हुए और समाज के साथ चलते हुए सीखना सीखेगा। क्या है, ऐसी एक्सरसाइज जैसे रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत हल्की मतलब तेज एक्सरसाइज, तेज मूवमेंट वाली एक्सरसाइज, ये सब कराना चाहिए। ये सब बच्चे का होलसम डेवलपमेंट देता है, संपूर्ण विकास में मदद करता है। और एडल्टहुड यानी कि युवावस्था की एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो क्या, एडल्ट शुड डू ब्रिस्क वॉकिंग, झटकदार चाल, साइकिल चलाओ, डांस वगैरह, स्विमिंग, ये सब एक्टिव लाइफ स्टाइल में होना चाहिए। उनको रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, हल्की फुल्की जिम, कैलिस्थेनिक्स यानी कि पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए करना चाहिए। उन लोगों को हफ्ते में कम से कम 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग। और उनको एक्टिवली एंडोरेंस एक्टिविटी में इंडल्ज रहना चाहिए। एंडोरेंस एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें मांसपेशियों की सहन क्षमता पर चुनौती दी जाए। थोड़ी लंबी रनिंग हो जाए, 5 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की, या फिर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कोई गेम ही कर रहे हैं तो थोड़ा लंबे समय तक कर लें ताकि एंडोरेंस को चुनौती मिले। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड मिथ्स, यानी कि भोजन से संबंधित भ्रम जो है, झूठ जो है, अंधविश्वास जो है, उससे आप क्या समझते हैं। या व्हाट आर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, मतलब डाइटिंग करने के क्या नुकसान हैं, इन दोनों के बारे में से किसी एक को समझाइए। तो देखिए, फूड मिथ्स क्या है, ये वो अनसाइंटिफिक बात है जो समाज में प्रचलित हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बस गलत तरीके से प्रचलित हो गए हैं तो चलते चले आ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, समझे। दे आर मोर साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर फैल गया है, इसीलिए रॉन्ग इंफॉर्मेशन है न्यूट्रिशन से संबंधित। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो क्या है, आलू खाने से आप मोटे हो जाते हैं, गलत। आलू में कार्ब होता है पर आप इतने थोड़े ही मोटे हो जाते हैं। अगला क्या है, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूज वेट, यानी कि अगर आप ऐसे चीज़ें खाते हैं जिसमें फैट नहीं है तो आपका वजन कम हो जाएगा, गलत। आप फैट फ्री प्रोडक्ट खाओ लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट इतना खाओ कि मोटे हो जाओगे। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओ, बहुत ज़्यादा मीठा खाओ, बहुत ज़्यादा चीनी का प्रोडक्ट खाओ, मिठाई खाओ, मोटे होगे, कार्ब जमा हो जाएगा शरीर में। अगला, एग्स कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम, अंडों को खाने से हृदय से संबंधित बीमारी होती है। अंडे का भीतर वाला पीला वाला भाग खाने से, गलत। उसमें ही तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, सारे वाइटामिन पाए जाते हैं, ए, डी, ई, के, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी के स्रोत, बस विटामिन सी नहीं होता। और बी के भी कुछ ऐसे रूप नहीं होते जो उबलने के कारण खराब हो जाते हैं, पर गलत है, मिथ है कि उसको खाने से हार्ट प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा खाओगे तब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाएगा। क्या है, वेट गेन इज कॉज्ड बाय अनप्रोसेस्ड फूड, मतलब अनप्रोसेस्ड फूड खाने से वेट गेन होता है, गलत गलत। वेट अनप्रोसेस्ड फूड खाने से कभी आपको वेट गेन नहीं होगा। फिर क्या है, फूड क्रेविंग्स आर ड्राइवन बाय डेफिशिएंसी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है तो आप उसको भूखे रहकर डाइटिंग करके उसको म, भगा सकते हैं, उस आदत से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा कुछ जो मिथ है, गलत है। डो नॉट ड्रिंक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, गलत है। कुछ नहीं होता, लोगों में है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से चेहरे पर, शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, गलत है। स्पाइसी फूड कॉजेज अल्सर, ज़्यादा मसालेदार खाने से स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, गलत है। अल्सर होता है बैक्टीरिया की वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। फिर है, ईट लेस इफ़ यू हैव फीवर, अगर बुखार है तो कम खाओ, गलत। बुखार है तो कम क्यों खाओगे, शरीर को तो चाहिए, खुराक मिलेगा तभी तो शरीर उस बीमारी से लड़ेगा, उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ेगा जो शरीर में पनप रहा है, जिसके कारण बुखार हो रहा है। अगला क्या है, वाट आर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग के क्या नुकसान हैं। देखिए, बहुत सारे मोटे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वजन घटाना है, आसान काम नहीं है, चलो डाइटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन डाइटिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी बॉडी फिजिक में। ज़्यादा डाइटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस हो जाएगा, कमज़ोरी आ जाएगी, चक्कर भी आने लगेंगे, हो सकता है आपको।
और पोषक तत्व कम मिलने लगेगा आपको, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाएगी। आप मील्स स्किप करोगे, मतलब कभी का खाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी दोपहर का नहीं खा रहे हैं, कभी रात का नहीं खा रहे हैं, उससे काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगेगी आपको, शरीर में थकान महसूस होने लगेगी। इनटेक कैलोरी थ्रू बिवरेजेस, फिर आप क्या करोगे, अगर वैसे नहीं खा रहे हो तो पेय पदार्थ को ज़्यादा पियोगे, उसके थ्रू आप बेवरेज मतलब कैलोरी ज़्यादा लेने लगोगे। कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बहुत ज़्यादा जूस ही पी लिया, फ्रूट वैसे दूसरे ड्रिंक्स पी लिए, तो उनसे भी कैलोरी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, घूम फिर के आप वहीं आ जाओगे। इससे बढ़िया है कि अच्छा बैलेंस डाइट खाओ। अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं लोग कैलोरीज को, बहुत कम कैलोरी या बहुत ज़्यादा कैलोरी, दोनों नुकसान है, याद रखना है। और फिर इनटेक ऑफ लेवल्ड फूड खाने लगते हैं, मतलब ऐसे फूड जो पैकिंग में आते हैं उसमें लिखा रहता है कि इसमें इतनी कैलोरी है या फैट फ्री है, ऐसा कुछ लेवल्ड फूड खाने लगते हैं। और वो फूड नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि क्या लेबलिंग है वो बिल्कुल सही है कि नहीं ये भी नहीं पता आपको, और उसमें स्पेशल कुछ एक या दो चीज़ होगी तो बाकी चीज़ें कम हो जाएंगी, जो कि शरीर को कमी की तरफ घसीट के ले जाएगी। तो डाइटिंग के बहुत नुकसान होते हैं। अगला है डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने के तरीकों के बारे में लिखना है। तो देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज से बचना है अगर आपको, तो क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, यानी कि खेल शुरू करने से पहले 15 से 20 मिनट का आपका वार्म अप होना चाहिए, ताकि बॉडी का एक एक हिस्सा गर्म हो जाए, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग हो जानी चाहिए ताकि खेल के दौरान कोई नुकसान ना हो। प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, मतलब वार्म अप के बाद जब आप ट्रेनिंग करें तो अच्छे से बॉडी की कंडीशनिंग होनी चाहिए। कंडीशनिंग मतलब बॉडी के उन अंगों की एक्सरसाइज बढ़िया हो जिनका आपको एक्टिविटी के दौरान यूज़ होता है। बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, खेल के बाद जब आप अच्छा संतुलित आहार लेंगे तो रेस्ट के बाद आप प्रॉपर तरीके से तंदुरुस्त होंगे। अगर आप खूब खेल रहे हैं या खूब मेहनत कर रहे हैं और संतुलित आहार नहीं ले रहे तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा, आप कमज़ोर होते जाएंगे, और हो सकता है कि आप इतने थके रहे हैं कि इंजरीज के पनपने की संभावना ज़्यादा हो जाए। फिर एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स स्किल्स, आपको स्पोर्ट्स के स्किल्स के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या पहनने हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि शिन गार्ड का, हेलमेट का, एल गार्ड का, चेस्ट गार्ड का, जिस गेम में जिसकी ज़रूरत है। गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब आप अगर घटिया ग्राउंड में खेलने चले जाते हो ना, देखो लिखा है लेवल्ड ग्राउंड, अगर आप घटिया ग्राउंड में खेलने चले जाते हो तो पूरी संभावना है कि आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो, गट्टा टूट जाए, घुटने में से लिगामेंट टूट सकता है, गिर जाओगे तो और कहीं हड्डी टूट सकती है, बहुत कारण है। अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग, अगर अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग होती है तो स्पोर्ट्स इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि अगर एक तरफा कहीं कोई ऑफिशिएटिंग कर रहा है तो दूसरा खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा, क्षोभ में आ जाएगा, सामने वाली टीम को मार बैठे या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे उसको इंजरी हो जाए, कई कारण है। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी आपके टेंडन्स लिगामेंट्स ज़्यादा थक जाते हैं, इंजरीज के चांसेस बन जाते हैं। प्रॉपर टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, वो नहीं करोगे तो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज के चांसेस हैं। रूल्स का पालन नहीं करोगे तो इंजरीज के चांसेस हैं। और प्रॉपर कूल डाउन, यानी कि ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर तरीके से कूल डाउन नहीं करोगे तो चांसेस है कि आपका शरीर ढंग से नॉर्मल स्टेट में ना आए और कल जब दोबारा ट्रेनिंग शुरू करो तो इंजरीज के चांसेस बन जाए। अगला क्या है, विद सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन स्पोर्ट्स, न्यूटन के नियमों का खेल में प्रयोग सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो देखिए, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, क्लास 12th का आप चैप्टर उठा लेंगे। न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम, और लॉ दूसरा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का नियम, और तीसरा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब आपको इन नियमों के बारे में जानना है बहुत बेहतरीन तरीके से, विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम, तो आप प्लीज़ जा कर के और क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट ओपन करिए और वहाँ से इस चैप्टर को ओपन करके पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। किन्जल्जी एंड बायोमैकेनिक्स क्लास 12th के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस इन डिटेल एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेट करने के, यानी कि किसी को प्रेरित करने के, अभिप्रेरित करने के किन्हीं 3 तरीकों के बारे में डिस्कस करना है। या फिर बैलेंस डाइट को परिभाषित कीजिए और किन्हीं 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए, मोटिवेशन की तकनीकों के बारे में अगर देखें क्या है, पहला गोल सेटिंग, किसी का गोल सेट करवा दो, मतलब कि भाई नहीं, तुझे ये लेवल तो पार करना ही करना है,
सामने वाला मोटिवेट हो जाएगा। गोल सेट करवाओ कि नहीं तुझे ये परीक्षा पास करनी है, नहीं तुझे 100 में से इतने नंबर लाने ही है, गोल सेट करवाओ तो मोटिवेट होगा। वर्बल कमेंट्स यानी कि मुंह से उसकी तारीफ की जाए या उस पर ब्लेम, मतलब या तो तारीफ करो, प्रशंसा करो, या उसकी कमी बताओ, दोनों ही कंडीशन में मोटिवेट होगा वो और बेहतर करने के लिए। हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, तो लोग मोटिवेट होते हैं। नॉलेज रिजल्ट्स, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। नॉलेज रिजल्ट्स मतलब जिसके पास ज्ञान हो खेल का, खेल की तकनीक का, खेल के नियमों का, तो वो बेहतर करने की कोशिश करता है या उसके लिए बेहतर करना आसान होता है, तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा और वो फिर मोटिवेटेड रहेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसने परफॉर्मेंस दिया और परफॉर्मेंस देते ही उसके रिजल्ट की जानकारी उसको दी जाए। आप किसी का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो और उसको दिखाओ कि भाई देख तू ऐसा करता है, इतने सुधार की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर अपना सुधार करने लगेगा। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, इनाम मिले या दंड मिले तो भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बात करना, कभी शीशे के आगे खड़े होकर या फिर खुद ही नहीं 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 तू कर सकता है, नहीं नहीं कर सकता है, करेगा करेगा, ये तेरे लिए बहुत आसान है, ये कर लेगा, तो तेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा। मोटिवेशनल म्यूजिक, कई बार लोग लगा लेते हैं ना भैया, तगड़ा वाला गाना बजा लेते हैं और तब एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है, वो और मेहनत करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं ये काम कैसे नहीं होगा, मैं करूंगा, ये काम मुझसे होगा कैसे नहीं, ये काम जरूर होगा। और स्पेक्टेटर्स, दर्शक, दर्शक भी मोटिवेशन का बहुत बड़ा काम करते हैं। या फिर देखिए और में है बैलेंस डाइट को करना है, तो देखिए क्या होता है संतुलित आहार, वो आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व हों, जैसे प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा, विटामिन्स और मिनरल्स, और साथ में जल, इसमें मिनरल लिखा हुआ नहीं, मिनरल होना चाहिए, और साथ में रफेज यानी कि रेशे, ये सभी होना चाहिए, तब जाकर के संतुलित आहार पूरा होता है। और माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखो माइक्रो वो होते हैं जो थोड़ी मात्रा में चाहिए और मैक्रो वो होते हैं जो बड़ी मात्रा में चाहिए। ये मिस्टेक से माइक्रो लिख गया है, ये मैक्रो है, ये बड़ी मात्रा में चाहिए। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये बड़ी मात्रा में चाहिए। और ये माइक्रो है जो छोटी मात्रा में चाहिए, आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब छोटी मात्रा में चाहिए। तो इनमें से किसी चार के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कहाँ से मिलते हैं, इनका स्रोत क्या है, इनकी कमी से शरीर में क्या हो सकता है, और इनकी मौजूदगी से शरीर में क्या ठीक से काम करता है। तो इनके बारे में भी डिटेल आपको देखना है तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन टॉपिक देखिए आप, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से पढ़िए, अच्छे से आएगा। क्योंकि एक एक टॉपिक को डिटेल में बताने लगा तो आधा आधा घंटा खा जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन पेपर कैसे करा पाऊंगा। अगला है डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप, लचकता और उसके प्रकार के बारे में वर्णन करना है। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है, क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है शरीर की जो रेंज ऑफ मोशन, किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में कितनी क्षमता है रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की, मतलब गति कितनी ज़्यादा एंगल पे की जा सकती है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और दो प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव माने सक्रिय और पैसिव माने निष्क्रिय। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, बिना किसी बाहरी मदद के, बाहरी सपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा एंगल तक अपने जोड़ों को खींच सकना, ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है बिना किसी अदर सपोर्ट के। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, किसी दूसरे की सपोर्ट के साथ अपने जोड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन तक, ज़्यादा से ज़्यादा कोण तक खींच सकना। और ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब रुक के, पैसिव माने रुक के, लेकिन डायनामिक भी पैसिव हो सकता है। डायनामिक मतलब किसी और का सपोर्ट लेके मूवमेंट बनाए रखो, लेकिन पर किसी और का सपोर्ट है तो वो पैसिव है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर वाला, व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट ट्रेनिंग विद 12 स्टेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, मतलब सर्किट ट्रेनिंग क्या है और एक डायग्राम बनाओ 12 स्टेशंस का और एक्सप्लेन करो इसका स्पोर्ट्स में महत्व क्या है। या फिर नॉकआउट फिक्सचर बनाओ 25 टीमों का सारे स्टेप्स दिखा करके, 5 नंबर का है, आता ही आता है देखिए इनसे। चलिए देखते हैं सर्किट ट्रेनिंग क्या है। ये कंडीशनिंग ट्रेनिंग है एक तरीके से, इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और एंडोरेंस भी बढ़ता है। तो देखिए सर्किट ट्रेनिंग
12 स्टेशन का बना देते हैं। देखिए सर्कल में 12 लोगों को एक साथ खड़ा कर लिया और 12 अलग अलग टास्क दे दिए हैं और 12 टास्क बारी बारी से किए जाएंगे, कम से कम रेस्ट देके या फिर बिल्कुल जीरो रेस्ट देके, कम से कम या फिर जीरो रेस्ट। देखिए रोप स्कीपिंग कराएंगे पहले सबको, एक टास्क ये हो गया। फिर उसके बाद तुरंत रोप स्कीपिंग 25 करवा लिए, 30 करवा लिए, 100 करवा लिए, जितनी मर्जी है। फिर तुरंत बाद प्लैंक करवा लेंगे 30 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जितना भी कराना है कैपेसिटी के हिसाब से। फिर तुरंत बाद वेटेड स्क्वाट, कुछ वजन लेके उठक बैठक करवा लिए। फिर उस 20-10 जो भी कराना है। फिर तुरंत बाद क्रंचेस लगवा लिए 10-20-30 जो लगाने हैं। फिर उसके तुरंत बाद जंपिंग जैक्स लगवा लिए। फिर उसके तुरंत बाद डंबल प्रेस करवा लिया। फिर उसके तुरंत बाद ऑन द स्पॉट रनिंग, मतलब खड़े खड़े एक ही स्पॉट पर रनिंग करा लिया। रेस्ट दो ना दो डिपेंड करता है। फिर तुरंत बाद लेडर रनिंग एजिलिटी के लिए होता है, करा लिया। फिर तुरंत बाद साइड बेंडिंग, जिसको साइड स्क्वाट बोलते हैं, या फिर साइड बेंडिंग वो झुकने वाला कर लिया फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर तुरंत बाद ऑन स्पॉट जंपिंग कर लिया, चेस्ट टच करो या नॉर्मल जंप करो। फिर तुरंत बाद मेडिसिन बॉल थ्रो कर लिया। फिर तुरंत बाद लेग प्रेस कर लिया। तो ये सारा एक सर्किट में बना के जीरो रेस्ट के साथ या फिर बहुत कम से कम रेस्ट के साथ कर लिया। देखो एडवांटेज क्या है, सारा का सारा कंप्लीट वर्कआउट बहुत कम से कम समय में हो जाता है। और इसे आउटडोर भी कर सकते हो आप, इंडोर भी कर सकते हो। और ये ख़राब मौसम में तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इंडोर भी कर लोगे और आसानी से सारी एक्टिविटी हो जाएगी। और इसमें वेरिएशन जो होते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना भी कर लो, जितने लोग हैं उसके हिसाब से स्टेशन सेट कर लो और वेरिएशन डाल दो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या ट्रेनिंग करने वाले एक साथ इंगेज किए जा सकते हैं। बहुत छोटे से छोटे स्पेस का प्रयोग करके भी आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। और आसानी से कोई भी कोच, कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी टीचर आसानी से सभी को मॉनिटर कर सकता है। बहुत कम से कम इक्विपमेंट का प्रयोग होता है, क्योंकि देखो 1-2 में ही इक्विपमेंट लगे होंगे ऊपर 12 स्टेशन में, बाकी सब बिना इक्विपमेंट के ही हो गए। पूरी बॉडी की ट्रेनिंग करा सकते हो आप, 10 स्टेशन रख के, 12 स्टेशन रख के, 15 स्टेशन रख के, जैसे भी है। और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा कम से कम समय में। तो किसी 2 का, किसी 3 का प्रयोग करके आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए 25 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सचर बनाना है। देखिए नंबर ऑफ टीम कितने हैं, 25। तो नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, n-1, यानी कि 25-1 यानी कि 24 मैचेस होंगे नॉकआउट में। अब देखो 25 टीमों में अपर हाफ में कितनी टीम होगी और लोअर हाफ में कितनी होगी, ये देखो। अपर हाफ का फॉर्मूला होता है n+1/2 और लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है n-1/2। तो देखो 25+1 यानी कि 26/2 काट के 13 आ गया, और 25-1 यानी कि 24/2 काट के 12 आ गया, यानी कि अपर हाफ में 13 टीम और लोअर हाफ में 12 टीम है। नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए 2 की नेक्स्ट पावर का प्रयोग करते हैं, और वही बाई निकालने के लिए प्रयोग होता है। देखो 2 की पावर लगाते जाओ और देखो कि कब नंबर ऑफ टीम के बराबर आ जाए या नंबर ऑफ टीम के ज़्यादा आ जाए। जैसे 2 की पावर 1 मतलब 2 एकम 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 गुना 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 मतलब 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 32। भाई 16 रखेंगे यानी कि 2 की पावर 4 रखेंगे तो 25 से कम आ रहा है, बात नहीं बनेगी। और 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 आएगा। 2 की पावर 6 नहीं रख सकते, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या तो जितनी नंबर ऑफ टीम है उतना आ जाए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। ठीक है, अगला स्टेप। तो 2 की पावर 5 लेना पड़ेगा। तो जो 2 की पावर हम लेते हैं वही नंबर ऑफ राउंड होता है। तो 2 की पावर 5 है मतलब 5 राउंड। और नंबर ऑफ बाई कितना आएगा, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 माइनस 25, जितनी टीमें हैं तो घटा के 7 आ रहा है, यानी कि 7 बाई देने पड़ेंगे। अब देखो बाई अपर हाफ में कितना है, लोअर हाफ में कितना है, ये फॉर्मूला इसी की तरह होता है, बस उल्टा हो जाता है। ऊपर -1 नीचे +1। तो देखो 7 बाई है, 7-1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 बाई ऊपर, और नीचे 7+1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 बाई नीचे। अब देखो सेट कर दो, 1 से लेके, देखो आप देख पा रहे होगे, देखिए आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 25 तक टीमें लगा दी। अपर हाफ में 13 टीम, लोअर हाफ में 14 टीम। बाय रखना शुरू किया, सबसे पहले नीचे दिया फर्स्ट बाय, फिर सबसे ऊपर सेकंड बाय, यही नियम होता है। फिर लोअर हाफ के सबसे ऊपर थर्ड बाय, फिर अपर हाफ के सबसे नीचे फोर्थ बाय। अब यही रूटीन चलेगा, लोअर हाफ के सबसे नीचे फिफ्थ बाय, अपर हाफ के सबसे ऊपर सिक्स्थ बाय, लोअर हाफ के सबसे ऊपर सेवन्थ बाय, यही रूटीन चलता है। अगर 8वां देना होता तो
अपर हाफ के सबसे नीचे यहाँ 12 नंबर को देता है, लेकिन देना ही नहीं है। तो सातों बाय दे दिए। अब बाय देने के बाद जो टीमें बची हैं उनका आपस में मैच कराओ, 3 और 4 का कराओ, 5 और 6 का कराओ, 7 और 8 का, 9 और 10 का, इनके आपस में मैच करा दो। जिनको बाय मिला है वो अगले स्टेप में, अगले राउंड में चले जाएंगे, उनका अगले राउंड में मैच होगा। अब देखो 3 और 4 में से जिसको जिताना है जिता दो और आगे पहुंचा दो। 5 और 6 में से जिसको जिताना है जिता के आगे पहुंचा दो। 7 और 8 में से जिसको जिताना है आगे पहुंचा दो। 9 और 10 में से किसी एक को जिता के आगे पहुंचा दो, सब में से। अब यहाँ से जो जीत के आया उसका, यहाँ से जो जीत के आया उसके साथ मैच, फिर इसका इन दोनों से जो जीत के आया उनका मैच, फिर इन दोनों से जीत के आया उसका और बाय वाले का मैच, इन दोनों बाय वाले का मैच, ऐसे ही इन दोनों बाय वालों का मैच और इन दोनों से जीते हुए का मैच, इन दोनों से जीते हुए का मैच, इन दोनों बाय वालों का मैच। ऐसे ही जो जो जीत के आगे गया उनका उनका मैच कराते रहिए। इस तरीके से आपका सारा 5 राउंड में पूरा हो जाएगा। अब आप टोटल नंबर ऑफ अगर मैच गिनना चाहें तो एक एक मैच गिन सकते हैं। ये एक मैच, ये 2 मैच, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। इसी तरीके से इधर गिन लो 13 और सारे गिन लोगे तो आपको 24 मैच कुल निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब ऐसे बच्चे जिनको विशेष ज़रूरत है, खास ज़रूरत है, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कैसे मददगार साबित होती है, और स्ट्रेटजीज बताइए कि कैसे आप उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी आसान बना पाएंगे, उनकी पहुंच के हिसाब से बना पाएंगे। तो देखिए, वो बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि वो उनकी फिजिकल इम्प्रूवमेंट कराता है, मतलब शारीरिक क्षमता को सुधारता है, उनका मेंटल इम्प्रूवमेंट भी कराता है, मानसिक क्षमता भी सुधारता है, और कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी देता है। भाई कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, भाई किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालने में भी उनको आसानी होने लगती है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक मेलजोल बढ़ता है, और सेल्फ स्टीम मतलब खुद में कॉन्फिडेंस उनका जागता है। ठीक है, तो अब देखिए इनके बारे में विस्तार से आप 2-2 लाइन लिख सकते हैं, कैसे फिजिकल इम्प्रूवमेंट होता है। भाई उनको डायबिटीज़, अस्थमा, इन सब चीज़ों की समस्याओं से मतलब जल्दी जूझना नहीं पड़ता, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, वो अपना अच्छा स्किल, बैलेंस, ये सब डेवलप कर पाते हैं। मेंटल इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि वो एक दूसरे दूसरे बच्चों के साथ समय बिताते हैं, खेल में भागीदारी लेते हैं। सोशल इंटरेक्शन होता है तो सोशल एबिलिटी सुधरती हैं। तो ये आप देख लेंगे क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। देखिए डिफरेंट प्लेइंग रूल्स बनाइए, उन बच्चों के हिसाब से नियम आसान कर दिए जाएं। जैसे आप देखते हो ना, बैट बॉल खेलते हो, कभी छोटे बच्चे गली में खेलते हैं, गली क्रिकेट, तो अपने हिसाब से नियम बनाते हैं कि 1 टिप पकड़ लेगा तो भी आउट है, और बॉल वहाँ चली जाएगी डायरेक्ट, अगर वहाँ मार दी तो भी आउट है, ताकि कोई इतनी दूर ना मारे। नियम अपने आप हिसाब बना लेते हैं, है ना। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मतलब जिस प्रकार की, कोई मतलब मान लो आंखों से देख नहीं सकता, कोई कान से सुन नहीं सकता, कोई पैरों से चल नहीं सकता, तो जिसमें जिस प्रकार की कमी है उसके हिसाब से उसके लिए इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए। ट्रेन एजुकेटर्स होने चाहिए, ट्रेंड बिल्कुल। इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान रखना चाहिए, मतलब प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक व्यक्ति की खास ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज़ डेवलप करना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि इनमें कितना सुधार आ रहा है या कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। सेफ्टी का बिल्कुल लगातार ध्यान रखते रहना चाहिए। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि आसानी से कोई बच्चा सीख सके, और गेम्स को, सिर्फ गेम्स के रूल्स को ही नहीं, गेम्स को भी मॉडिफाई करना चाहिए बच्चों की नीड के हिसाब से। अगला क्या है, गिव योर आउटलुक ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। मतलब महिलाओं का स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है उसके आधार पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, लिखना है। स्पोर्ट्स इन इंडिया जो है वो अभी भी मेल द्वारा डोमिनेटेड है, क्योंकि भाई पुरुषों को ही ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिल पाता, तो महिलाओं को क्या है, क्या कहाँ से मिलेगा। पेरेंट्स सोचते हैं अरे कहाँ खेल कूद कर ज़िंदगी बर्बाद करेगा, कुछ पढ़ ले, कुछ कमाने के लायक बन जाएगा। जबकि देखो जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो तुरंत उस पदवी को पा जाते हैं जिस पदवी को पूरी मेहनत करके भी, आईएएस का एग्ज़ाम निकाल करके भी नहीं पा रहे। हिमा दास को देख लीजिए, गोल्ड मेडल दे दिया एथलेटिक्स में, एसडीएम बन गई है। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, महिलाओं के प्रति अभी भी उतनी धारणाएं लोगों की उतनी बेहतर नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा सा वुमेन को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कम ही मिल पाता है। लेकिन यह है कि तेज़ी से बदलाव हो रहा है, 20th सेंचुरी से ही बदलाव शुरू हो गया है, अब तो 21वीं सदी चल रही है, बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो सामाजिक भेदभाव ना हो, क्योंकि वुमेन को ज़्यादातर घर के काम, खाना, बर्तन, बच्चों की देखभाल, इसमें
लगा के छोड़ देते हैं, मौका ही नहीं मिल पाता। सेफ्टी की भी दिक्कत है, क्योंकि आउटडोर स्पोर्ट्स में वुमेन को सेफ्टी की दिक्कत हो जाती है। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, दूर जाना पड़े ट्रेनिंग के लिए, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है। देखो, देखते ही हो हर दिन इतने क्राइम के केसेस आते हैं, इसलिए लोग बाहर भेजने से भी डरते हैं। महिलाएं भी हमेशा अनसेफ फील करती रहती हैं, प्रोटेक्शन का उनको कमी महसूस होती रहती है, इस कारण भी ज़्यादा वो खेल से दूर रहती हैं। पुअर स्पेक्टेटर इंटरेस्ट, अब पुरुष ज़्यादा ताकतवर तरीके से या ज़्यादा देखो समाज में मेल डोमिनेटिंग है, तो वो लोगों का भी उनकी तरफ ज़्यादा रुझाव रहता है। तो फीमेल स्पोर्ट्स को कम ही लोग देखते हैं, मेल स्पोर्ट्स को ज़्यादा। आप देखिए महिला क्रिकेट कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन मेल क्रिकेट में देखो गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, फ़ोन पे, रेडियो पे, कहाँ कहाँ सुन रहे हैं। तो हम खुद जिम्मेदार हैं, दूसरे को कहाँ दोष देंगे। लैक ऑफ एडिक्वेट फिटनेस, महिलाओं को फिटनेस की भी कमी महसूस होती है। अब देखिए उनकी बॉडी की डिमांड अलग है, बॉडी की चैलेंज अलग है, इसलिए फिटनेस की दिक्कत हो जाती है। ऊपर से अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और भोजन ना मिले तो और ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए उनको स्पोर्ट्स में मौका उतना नहीं मिल पाता। लैक ऑफ अवेयरनेस इन फैमिलीज़, अब फैमिली वाले, बताया ना मैंने, पुरुषों के लिए अवेयर नहीं है तो महिलाओं के लिए क्या होंगे। स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर नहीं है इतने, तो पार्टिसिपेट नहीं करने देते, डिस्करेज करते रहते हैं वुमेन को कि नहीं भाई तू तो, और तू घर शादी होगी तेरी, तू चली जाएगी, खेल के क्या करेगी। हाँ, खेल में कुछ रखा रखा धरा नहीं है, देख फलाना इतना करता रह गया, उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, और ज़्यादा खेलने लगेगी तो तुझमें पुरुषों वाले गुण आ जाएंगे, माँ बनने में दिक्कत होगी, 75 बातें अवधारणा है। फिर और क्या है, लैक ऑफ वुमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ की कमी है जो महिलाओं पर केंद्रित हो। तो इस कारण भी स्पोर्ट्स का जो है ट्रेंड महिलाओं के लिए थोड़ा ख़राब ही है। सुधार हो रहा है पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, धीरे धीरे चल रही है। अगला है, विच आसन विल यू सजेस्ट फॉर बैक पेन, कमर दर्द के लिए कौन से आसन को आप सुझाव देंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी टू आसन्स रिकमेंडेड। तो प्रोसीजर बताइए कैसे करना है और क्या सावधानी बरतनी है, इन सब के बारे में ठीक से व्याख्या दीजिए। तो देखिए, बैक पेन के लिए आप ताड़ासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, शलभासन और भुजंगासन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से किसी दो के बारे में डिटेल से समझा दीजिए। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से योगा जो क्लास 12th के लिए है, उसमें मैंने सारे आसन के बारे में बाकायदा डायग्राम से और सब कुछ समझाया है। तो आप एक बार वहाँ जाके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर डायग्राम के साथ आपको समझ में आएगा। अगला है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, यानी कि व्यायाम का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हृदय और श्वसन तंत्र पर और मांसपेशीय तंत्र पर, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला जो सेक्शन है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे हृदय की क्षमता बढ़ जाती है, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है बढ़ जाता है, मतलब हमारा हृदय ज़्यादा से ज़्यादा खून पंप करने लगता है, क्योंकि हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, फेफड़ों का आकार बढ़ने लगता है, हृदय का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब हम व्यायाम करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम पे और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक वो जो परमानेंट प्रभाव होता है, एक वो जो टेम्पररी मतलब वो जो तुरंत व्यायाम करते समय प्रभाव देखने को मिलता है, और एक लॉन्ग टर्म। परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म, परमानेंट मतलब हमेशा ज़िंदगी के लिए नहीं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब जब आप दसियों साल से मेहनत कर रहे हैं तो उसका नतीजा ऐसा होगा कि आपके शरीर में वो प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। आप जब ट्रेनिंग ना भी कर रहे हो, 2 4 6 महीने के लिए ना भी कर रहे हो, तब भी उसका प्रभाव आपके शरीर पर रहेगा और आप बेहतर तरीके से जीवन जी रहे होंगे। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। इंतज़ार करिए, मैं और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।